next speaker, Dr. Tulika Chandra ma'am, Professor and Head, Department of Transfusion Medicine, King George's Medical University, Lucknow. Over to you, ma'am. Okay, first of all, the topic for today is quite interesting because need of the time as well as understanding. And इतने queries यहाँ पे हैं, इतने questions यहाँ पे हैं कि हमारा पूरा time जा रहता है लोगों की जो questions हैं वो answer करने में और उनको motivate करने में. ये कोविड पैंडेमिक एक ऐसा टाइम है कि शायद किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि इस तरह की सिचुएशन आएगी. एंड जैसे हम आई एम डीलिंग विद ब्लड डोनेशन, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एंड प्लाज्मा डोनेशन आल्सो. एंड हमारी फेज शुरू हुई शुरुआत में जब फर्स्ट फेज ऑफ कोविड आया, जो फर्स्ट फेज जिसे कहते हैं कोविड में पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो गया एंड दैट वाज एन अटर डिजास्टर इन फैक्ट यू कैन से बिकॉज वी वर कॉट अनअवेयर. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि उस वक्त मोर्टेलिटी थोड़ी कम थी, इन्फेक्शन लोगों के मरने वाले लोगों की संख्या कम थी. एंड तो सबसे बड़ी तो इतना पैनिक नहीं फैला जैसे अभी फैला है. उस वक्त लॉकडाउन था, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था जिसकी वजह से जो वॉलंटरी ब्लड डोनेट करना चाहते थे वो आना चाहते थे, उनका मोटिवेशन नहीं खत्म हुआ था. सो वो आए, उन्होंने किसी तरह से 1:1 जैसे प्रोग्रामिंग हुई, हमारे सीएम ने अनाउंस किया तो एकल डोनेशन हुआ, छोटे मोटे कैंप्स हुए एंड किसी तरह से भरपाई हो गई. एंड रिक्विजिशन भी जब लॉकडाउन कम हुआ, देखिए जब ट्रैफिक कम होगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, ट्रॉमा के केसेस कम आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो गया. लेकिन जब ये दूसरी लहर आई तो इसमें कहते हैं इस वक्त भी हम लोग अनअवेयर हुए. मार्च तक तो बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था, कोई चीज बंद नहीं थी, सब कुछ चल रहा था, ना इन्फेक्शन यहाँ फैला था इतनी तेजी से. लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो तेजी से ग्राफ बढ़ा, उसमें शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या में लोग पॉजिटिव आएंगे. और केवल पॉजिटिव नहीं आएंगे, कितने सारे लोगों की मौत होगी. और इसमें सबसे बड़ी घबराने वाली बात ये थी कि ऐसे लोगों की मौत हो रही थी जो उनको बहुत सारी कोमॉर्बिड डिजीजेस भी हैं, यंग लोगों की, ओल्ड लोगों की, सबकी मौत हो रही थी. तो एक पैनिक जो डर है, इनफैक्ट कह सकते हैं कि हर एक दूसरे घर था जिसमें कोई ऐसा घर नहीं होगा, दूसरा घर जिसमें कोई मौत ना हुई हो जिसके रिश्तेदारों में. तो एक डर बैठ गया. अब इस समय आप देखिए जब ऐसे लोग, जैसे सब किडनी की प्रॉब्लम है, उसे किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रही है, उसे कोविड हो गया, तो उसको बचाने के साथ साथ उसको ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है. उसको कैंसर है, उसको कोई बीमारी चल रही है, थैलेसीमिया, तो उसको बचाने के साथ साथ ब्लड की आवश्यकता है. और ये सब समझते हैं कि ब्लड कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है, ये इंसान के शरीर से आता है, दूसरे इंसान के शरीर में जाता है. ये सब रिस्ट्रिक्शंस हो गए. लॉकडाउन इतना सीवियर नहीं हुआ क्योंकि आंशिक लॉकडाउन था, लेकिन इस बार लोगों के मन में भय था. वो स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं. देखिए 2-3 कैटेगरीज के लोग हैं. एक जो स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं लेकिन शायद उनके परिवार वाले उनको मना कर रहे हैं कि तुम मत जाओ, अगर तुम करोगे तो तुम संक्रमित हो जाओगे और तुम्हारा अपना नुकसान हो जाएगा. दूसरे ऐसे लोग हैं जो स्वैच्छिक रक्तदान करना ही नहीं चाहते, वो अपने मन से डरे हुए हैं कि हम नहीं करेंगे, अगर ब्लड की जरूरत होगी तो देखा जाएगा, कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा. और तीसरे कैटेगरी के लोग जो स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं लेकिन वैक्सीनेट करवा लिया है जल्दी में और उनके बहुत दिमाग में कंफ्यूजन है, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और थोड़े दिन हुए ठीक हुए हैं और वो श्योर नहीं है कि वो कब कर सकते हैं कि कब नहीं कर सकते हैं. तो लीजिए सबसे पहले पहली वाली कैटेगरी को टैकल करें. उससे पहले एक जनरल बातें करते हैं कि कौन स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है. पहले 18 से 65 वर्ष, बहुत कंफ्यूजन होता है 60, 55, 65, लेकिन हमारी जो ब्लड डोनेशन की गाइडलाइंस हैं वो 18 से 65 वर्ष के बीच की गाइडलाइंस हैं. वो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं. वजन उनका 50 किलो से ज्यादा हो, हीमोग्लोबिन का जो मापदंड है वो 12.5 ग्राम % से ज्यादा हो, लेकिन आपको स्वयं अपनी हीमोग्लोबिन नहीं करवानी है. हीमोग्लोबिन आपकी ब्लड बैंक में खुद होती है. इसके साथ साथ आप किसी बीमारी से ग्रसित ना हो. सपोजिंग आपको जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत कॉमन है, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है भी तो आप अगर आपने 6 महीने के अंदर वही दवा खा रहे हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए खा रहे हैं, उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है और बिल्कुल सेम है और आपने कोई दवाई भी नहीं बदली, तो उस पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं. ये नई गाइडलाइंस हैं जो चेंज हुई है. दूसरी बात जो है कि अगर डायबिटीज के पेशेंट्स हैं
और डायबिटीज के पेशेंट्स अगर इंसुलिन पे हैं तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंसुलिन पे नहीं है और दवाई खा रहे हैं या अपना लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस दिन की या मैक्सिमम एक दिन पहले की ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रिपोर्ट जरूर चाहिए, जिसमें आपके 3 महीने का ब्लड शुगर कंट्रोल दिखता है। अगर वो ब्लड शुगर कंट्रोल नॉर्मल रेंज पे है तभी आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो ये जो थोड़े से चेंजेस हैं, प्लस अगर आप फीमेल हैं तो 4 महीने बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मेल है तो 3 महीने बाद ही ब्लड डोनेट करते हैं। ये एक मोटी मोटी गाइडलाइंस हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन अगर एस्थमा के पेशेंट्स हैं, अगर आपने 3 दिन के अंदर कोई दर्द की दवाई खाई है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, या खांसी जुकाम है तो आप टेम्परेरी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीन, जिसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले ये गाइडलाइंस थी जब कोविड शुरू हुआ था, आपको समझ में आ रहा है कोविड इज एन एवर चेंजिंग सिनेरियो। बनाने वाले को भी नहीं पता ठीक से कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि वायरस अपना रूप रोज बदल रहा है। तो ये हुआ था कि कोविड जो जिनको वैक्सीन लग जाती है उनके 28 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट गाइडलाइंस हुई 1 महीने पहले की कि आप वैक्सीन लगने किसी भी डोज के 14 दिन बाद ही ब्लड डोनेट करने में सक्षम है, और इसमें निश्चिंत होकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप कोविड नेगेटिव होने के 1 महीने बाद आप डोनेट कर सकते हैं। आप आइए और ब्लड डोनेट करिए। अब देखिए, आपको इच्छा करनी है स्वैच्छिक रक्तदान की, और आपकी सारी जांचें तो ब्लड बैंक ही करता है, और ब्लड बैंक केवल जांचें सारी निःशुल्क करता है। आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, हीमोग्लोबिन की जांचें होती हैं, उसके साथ जो ब्लड डोनेट कर देता है उसकी HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस, ये 5 बीमारियों की जांच होती है। ये 5 बीमारियां क्यों चुनी गई हैं? वो इससे चुनी गई हैं कि ये ऐसी बीमारी होती हैं जो आपके शरीर के अंदर हार्बर करती हैं और कोई सिम्टम्स नहीं देती वर्षों तक, और आपको पता ही नहीं चलता आपके अंदर ये बीमारी है। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, ये बीमारी बहुत अच्छी विधि से, जैसे हम लोग यहाँ KGMU ब्लड बैंक में NAT, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग की विधि है, ये मेरे ख्याल से आप पैसे देके भी आसानी से नहीं करवा सकते, ग्लोबली बेस्ट है, संसार की सबसे अच्छी विधि है। इससे इन बीमारियों की जांच हो जाती है, और यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, आप लक्षण रहित हैं तभी तो आपने ब्लड डोनेट किया, लेकिन तब भी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली आपको बनाया जाता है। आपके ना भाई बहन, वाइफ, मदर, फादर, किसी को नहीं बताया जाता है। काउंसलिंग की जाती है और उचित मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप क्या करें। तो इसलिए जो ब्लड डोनेशन में जो हिचक होती है, जो डर होता है, वो मत करिए। सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। किसी की मदद करते हैं, जहां आप एक डोनेशन करते हैं तो वहां 3 लोगों की जान बचती है। 3 लोगों की जान कैसे? क्योंकि अब ये रक्तअवयव का जमाना है, इसमें PRBC, FFP, प्लेटलेट, 3 रक्तअवयव होते हैं। 3 अलग अलग लोगों को चढ़ सकते हैं जिसको जो जरूरत होती है। तो आप सोचिए, आप 3 घरों को रोशन कर देंगे और उसका पुण्य तो आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी का भला करें और बुरा करें, क्योंकि हमने देखा है जितने भी हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता, शायद ही इतने वर्षों से शायद ही कोई बीमार पड़ा हो या उसको खुद रक्त की जरूरत हो। कभी कभी जरूर कह सकते हैं, लेकिन शायद कभी नहीं पड़ता। और कभी क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी भी मदद करता है। ये तो आपका एक इमोशनल एस्पेक्ट हो गया। टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं उनकी इन सारी बीमारियों की जांच तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको 5% चांसेस हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके ब्लड में थक्का दमने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। ब्लड फ्लो स्टिमुलेट हो जाता है, कोई कमी नहीं आती है। मात्र 350 ml खून लिया जाता है, जो बहुत कम है। आपका शरीर इजिली अफोर्ड कर सकता है, और आपकी जो बोन मैरो अस्थि मज्जा होती है स्टिमुलेट होकर और नए सेल्स बनाती है, जिससे आपके अंदर नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार होता है, ना कि कमजोरी का। तो बहुत सारी मिथ्या जुड़ी हुई हैं आपके दिमाग में। ब्लड डोनेशन से आपको लगता है कि कहीं नीडल से संक्रमित ना हो जाए। नीडल से कभी कोई संक्रमित नहीं होता, क्योंकि ये ब्लड बैग से अटैच नीडल होती है जो उसी वक्त की जाती है और किसी भी तरह किसी दूसरे में रीयूज नहीं हो सकती। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कभी इन्फेक्ट हो सकते हैं ब्लड बैंक में, लेकिन अगर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है वो जरूर उसकी जांच हो सकती है। ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जो डर है, जो अंदर जो पैनिक है, यूपी ऐसे भी काफी पिछड़ा हुआ था। आप देखिए केरला, गुजरात जैसी जगह में जहाँ पे 100% स्वैच्छिक रक्तदान है, वहां पे आदमी आके ब्लड डोनेट कर देता है, चला जाता है, कभी पूछता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आदमी इतने डरते हैं। तो जब तक मानसिकता नहीं बढ़ेगी, समाज चेंज नहीं होगा,
तो जब आपको आपके अपने परिजनों को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा रक्तदाता के लिए। ये बात तभी आदमी समझता है जब उसको जरूरत पड़ती है। और फिर हम बार बार ये कह रहे हैं कि ब्लड कभी कहीं पैदा नहीं होता, हम लोग को अपने आप उसको प्रमोट मतलब अपने आप से हम उसको बना नहीं सकते। इंसानियत के नाते एक इंसान देता है तभी दूसरे इंसान को मिलता है, और ये हम लोग की जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम स्वैच्छिक रक्तदान करें। और इन परिजनों को जिनको भी रक्त मिलना है वो कभी भी कोई भी हो सकता है, या आपके जानने वाला हो सकता है, किसी और के जानने वाला हो सकता है। और रक्त देने वाले का कोई नाम, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, बस उसका स्वास्थ्य होता है और उस मरीज को, जिस मरीज की उसकी जान बचाता है। दूसरी बात यह है कि जो हम बता रहे थे कि इस वक्त कोविड टाइम में जो पैनिक क्रिएट हुआ है, उसमें मुख्यतः 2-3 लोग जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं, मेजॉरिटी है, उनको लगता है क्या हम ब्लड बैंक में आएंगे तो हम संक्रमित हो जाएंगे कोविड से, क्योंकि हमारे घर वाले कह रहे हैं कि अगर हम स्वैच्छिक रक्तदान करने जाएंगे और समय इतनी प्रॉब्लम है, हर जगह फैला हुआ है कोविड, तो तुम भी संक्रमित हो जाओगे। पहली बात, निश्चिंत हो जाइए। अब जैसे हम आपको बताएं, केजीएमसी का ब्लड बैंक बिल्कुल मेन रोड पे है। केजीएमसी जरूर कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन ब्लड बैंक में आपको किसी भी कोविड मरीज की जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। वो बिल्कुल अंदर है, ब्लड बैंक बिल्कुल बाहर है। और ब्लड बैंक में कभी भी कोई डिजीज्ड मरीज नहीं आता, ये आप यहाँ आके रियलाइज करेंगे। यहाँ केवल हेल्दी लोग आते हैं, क्योंकि जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। कोई मरीज नहीं आता है, मरीज का सैंपल आता है, लेकिन मरीज कभी खुद नहीं आता, तो संक्रमण के चांसेस मरीजों से तो हो नहीं सकते। दूसरी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ख्याल रखा जाता है, पूरा सैनिटाइजेशन, डोनेशन के एरिया में एटलीस्ट 2 मीटर की दूरी, 1 मीटर की भी नहीं, 2 मीटर की दूरी रखी जाती है, जिससे कभी कोई संक्रमित ना हो। आपका एग्जामिनेशन भी बिल्कुल दूर दूर से होता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना पहुंचे। बायोमेट्रिक सब कुछ बहुत क्लियर है। एक बार जब आपके देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि यहाँ इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं। और यही बात अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को समझाएं तो वो शायद और लोगों को भी इस चीज को प्रोपोगेट करें, अपने दोस्तों की ब्लड डोनेशन से कभी कोई नुकसान या संक्रमण नहीं फैलेगा, बल्कि आपको अपने अंदर जो बीमारियां हैं उसके बारे में भी पता चल जाएगा, और बिल्कुल निःशुल्क, और उससे आप ठीक भी हो जाएंगे। और बहुत इन बीमारियों को जल्दी पता करने से उसे कंट्रोल भी कर लेंगे, जिससे आप पूर्ण एक नॉर्मल हेल्दी जीवन जी सकें। तो ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं और आ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, उनको लगता है कि हमें कमजोरी आ जाएगी, मैं कोविड से ठीक हुआ हूँ। तो एक और चीज है कि जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, आपके सारे मापदंड सही होंगे, तभी आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। आज का टाइम है कि आप इच्छा करिए। इच्छा करने के बाद आपके स्वास्थ्य की पूरा परीक्षण तो ब्लड बैंक में होगा। स्वस्थ होंगे तभी ब्लड डोनेट करेंगे, बिना स्वस्थ हुए ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है आज की तारीख में। तो इस जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसकी वजह से देखिए ब्लड आपूर्ति में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कोविड के इतने सारे मरीज हैं जिनको बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है, और आज अगर ब्लड देने वाला नहीं होगा तो उनको ब्लड नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि कोविड से डेथ ना हो, लेकिन उनकी ब्लड की कमी से डेथ हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायित्व या उसकी जिम्मेदारी हम सब पे है, क्योंकि हम अपने डर से कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। जो हमारे रेगुलर डोनर्स हैं वो भी डर रहे हैं। तो आज अब आगे बढ़िए, कोविड से डरिए नहीं, क्योंकि कोविड को आपको हराना है, उससे डर के और लोगों को हारने नहीं देना है। ये बहुत जरूरी है, तभी आप सिस्टम में आगे आएंगे, तभी आप अपने और अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने परिजनों की मदद कर पाएंगे। और कोई नहीं जानता कि किसको कब कितनी जरूरत हो। कितनी प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं जिनको इमीडिएटली ब्लड की जरूरत होती है, डिलीवरी होती है, अगर उस वक्त ब्लड ना मिले तो बच्चा भी मर सकता है, उनकी भी जान चली जाती है। तो उस समय ब्लड की कीमत समझ में आती है, और कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए, ब्लड कभी खरीदा नहीं जा सकता। ये चीज सोच के रखिए। कभी ब्लड खरीदने की भी कोशिश ना करिएगा, क्योंकि खरीदा हुआ ब्लड आप मान के चलिए संक्रमित होगा, जिससे आप बीमारियां देंगे लोगों को। बिल्कुल सही ब्लड वही होता है जो आप डोनेशन करके एक्सचेंज में लेते हैं, और लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से लीजिएगा ब्लड, कभी उसमें नहीं देगा। दूसरी एक और प्रॉब्लम आ रही है आज की तारीख में, प्लेटलेट्स की कमी। जब प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो सिंगल डोनर प्लेटलेट की जरूरत पड़ रही है। देखिए प्लेटलेट्स 2 तरीके की होती हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स और सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। रैंडम डोनर प्लेटलेट्स ये होती हैं कि जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, रक्त अवयव में एक पीआरबीसी, एक एफएफपी और एक प्लेटलेट बनती है। तो ये आपकी 3 अवयव हो गए, जिसकी वजह से ब्लड आप किसी 3 अलग अलग मरीजों को दे सकते हैं। लेकिन किसी भी मरीज की अगर प्लेटलेट काउंट सपोजिंग 10,000 है,
तो उसको 15,000, अगर 4 प्लेटलेट देंगे तो उसकी काउंट 15,000 से 20,000 बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो उस तब हमें 4 रैंडम डोनर प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक दूसरी तरह की प्लेटलेट होती है जिसे कहते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट। उसको एसडीपी आपने लिखा होगा, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ये क्या है, शायद ये ब्लड बैंक में रखा हुआ है। पहली बात है कि एसडीपी कभी ब्लड बैंक में रखा नहीं जाता। उसका कारण ये है कि प्लेटलेट की शेल्फ लाइफ, स्टोरेज टाइम केवल 5 दिन का होता है। तो अगर आज आपने कभी प्लेटलेट एसडीपी की भी तो 5 दिन के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगी। इससे कभी स्टोरेज इसका होना बहुत मुश्किल होता है आरडीपी को छोड़ के। तो इसमें जो एसडीपी होता है, आप अपने मरीज के ग्रुप का डोनर लाना पड़ता है, और उसको जब ग्रुप का डोनर लाते हैं तो उसकी एक एफेरेसिस की विधि होती है, जिसे कहते हैं प्लेटलेट फेरेसिस। उस पर आप मशीन पे लिखते हैं और आधे एक घंटे का प्रोसीजर होता है। एक हाथ से खून निकलता है, मशीन से जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स निकाली जाती हैं और दूसरे हाथ से वापस चला जाता है खून। और इस पूरी प्रक्रिया में आधा घंटा से 1 घंटा लगता है। इस प्रक्रिया करने से पहले आपकी पूरी जांच होती है, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, ये सारे मापदंड पूरे होते हैं। और यदि आप स्वच्छ होते हैं तभी आप जा सकते हैं कि प्लेटलेट काउंट सफिशिएंट हो। इसमें आपको कभी कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छी सुपीरियर क्वालिटी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स आपके मरीज को मिल जाती है। जो आप देते हैं वही अपने मरीज को ले जाते हैं, और उससे उसकी काउंट, जहां अगर हमने आपको 10,000 का एग्जाम्पल दिया था, तो 10,000 की जगह उसकी काउंट 50,000 हो जाती है। जब इतना बड़ा जंप उसको मिलता है तो ऑब्वियसली जो उसकी प्लेटलेट की कमी है काफी पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो एक ही व्यक्ति की प्लेटलेट्स हैं जो उसके अमाउंट में मिल रही है, ना उस व्यक्ति को नुकसान है, उस पेशेंट को भी फायदा है। एज कम्पेयर टू आरडीपी, जो 4 आरडीपी 4 डिफरेंट व्यक्तियों से मिलकर बनाई जाती है, उससे केवल 5,000 से 10,000 तक की प्लेटलेट्स बढ़ती हैं। और एक्सपोजर देखिए, जितने ज्यादा लोगों का होगा, क्योंकि आपके अपना के ब्लड नहीं है, तो उतने ज्यादा रिएक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप ये समझें, आज की तारीख में फिर वही जो पैनिक देखने को मिल रहा है। पिछली वेव में कभी एसडीपी की इतनी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन इस वेव में एसडीपी के लिए भी लोग आगे नहीं आ रहे, ना ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, ना एसडीपी के लिए आगे आ गए। अगर इस तरह से आगे नहीं आएंगे, पीछे जगह रहेंगे, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जिनको ब्लड की जरूरत है उनको नहीं मिलेगा, और बिना किसी कारण के, हम तो यही कहते हैं, जिस चीज में मदद कर सकते हैं उसकी वजह से भी हम उनको बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। और शायद वही हम बार बार कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी हम सब पे होगी, आप पे भी होगी, क्योंकि समाज ही आप भी उसी समाज का पार्ट हैं जिसमें मरीज को ब्लड जरूरत पड़ रहा है, और आप ही उस समाज का पार्ट हैं जहां से आप डोनेशन कर रहे हैं। तीसरी बात जो आप कहते हैं कि एक प्लाज्मा डोनेशन जो हुआ, प्लाज्मा डोनेशन, जब कोविड का कोई इलाज नहीं था तो प्लाज्मा डोनेशन जीवनदायिनी हुआ। लेटेस्ट गाइडलाइंस में आईसीएमआर ने जरूर कहा है कि शायद ये कोविड के प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा थेरेपी चली जा रही है, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं है। और काफी लोग इम्प्रूव भी हो रहे हैं, ये जरूर है, सब नहीं हो रहे, लेकिन काफी लोग इम्प्रूव हुए हैं और हो रहे हैं। तो जहां कहीं ना कहीं कुछ भी क्योर और किसी को मदद दे सकते हैं, तो हमारी तरीके प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी आगे आए, जो आ सकते हैं। क्योंकि जहां पे जब तक हमारा कोविड का क्योर नहीं आता, हमें सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ट्राई करने हैं, क्योंकि हमारी जो एफडीए अथॉरिटी ने अभी भी प्लाज्मा थेरेपी को ऑफ लेबल थेरेपी करके सारी छूट दी है करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि आज की तारीख में जब कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो थेरेपी जिस मरीज से थोड़ा भी चांसेस हैं, अगर उसको 10% या 20% भी चांसेस हैं फायदा होने के, तो वो रोकना नहीं चाहिए। और जिसके कारण से, लेकिन वही हमने कहा, इसमें कोई पैसा नहीं इन्वॉल्व है, इट इज मेनली कि इंसान की मदद आ रहा है। ब्लड एक ऐसी चीज है जहाँ पे इंसानियत का रोल है, ना पैसे का रोल है और ना किसी की पढ़ाई लिखाई का रोल है। एक गांव का आदमी भी ब्लड देने में उतना ही सक्षम है जितना एक शहर का आदमी है। और बस आपकी इच्छा जो होती है, कमी आपकी अवेयरनेस, एक जागरूकता, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना ध्यान रखिए, जब भी आप ब्लड डोनेट करने आइए, 72 घंटे के पहले कोई दर्द की दवाई ना खाइए, क्योंकि उन दर्द की दवाइयों में ज्यादातर प्लेटलेट की रोकने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से आप ब्लड दे नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको बुखार खांसी है तो उस समय आप ब्लड नहीं दे सकते। अगर 1 साल के अंदर टैटू बनाया होगा आपने, टैटू आप जानते होंगे, क्योंकि उसमें HIV संक्रमण होने के खतरा है, तब भी आप ब्लड नहीं दे सकते हैं। और अस्थमा या एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी जैसी बीमारियां हैं, तो आप ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ब्लड दे सकते हैं। और एक आंकड़ा लगाया गया कि हमारे देश में अरबों की पॉपुलेशन है, और अगर इसमें से हमारा जो हिंदुस्तान अभी यंग है, अभी बूढ़ा नहीं है, ज्यादातर मेजॉरिटी लोग यंग हैं जो ब्लड डोनेशन की एज में है, 18 से 65 वर्ष के बीच में, और उनको कोई ना हार्ट की बीमारी है ना कोई और बीमारी है। उसमें से अगर 2% लोग भी अगर ब्लड डोनेट करें,
तो शायद किसी को भी रिप्लेसमेंट में ब्लड की जरूरत ना पड़े अगर वो लोग स्वैच्छिक रक्तदान करें। अगर ये भावना अगर हमारे अंदर जग जाए तो हम भी गुजरात और केरला से पीछे क्यों रहे, हम भी 100% स्वैच्छिक रक्तदान पे जा सकते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं पॉसिबल होगा जब तक हम स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसका अच्छा असर आपको भी होगा और आपके सारे परिवार को भी होगा। Thank you so much, ma'am. थैंक यू।